नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड बुक का बैलेंस शीट का टॉपिक। लास्ट हमने जो खत्म किया था वो अपना प्रोराटा वाले क्वेश्चन किए थे। एक टॉपिक आपका रह गया, डेट इज बैलेंस शीट, जो प्रोराटा वाले क्वेश्चन मतलब शेयर्स वाले चैप्टर के। तो हमने क्या था उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। पहले हम थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल का फॉर्मेट है, इसको पढ़ लेंगे। आपके पास फिर याद करने वाला चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके पास 10 दिन का गैप होगा, उसमें आप इसको याद करते रहना। जिसमें हम बीच में उस 10 दिन के गैप में क्या करेंगे, उस चैप्टर से मतलब जो शेयर्स की बैलेंस शीट कर लेंगे और डिवेंचर वाला चैप्टर कर लेंगे। जब तक आपको ये चैप्टर याद करना पड़ेगा, फिर देखो बहुत सारा याद करना, समझाऊंगा आपको पता चलेगा। फिर आप उतने दिन में आप इसे याद कर लेना। फिर इस वाले बुक पे आएंगे, पहला चैप्टर आपका हो ही रखा है, दूसरी आपकी थ्योरी है, थर्ड चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। तो मतलब बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने इसमें से, चैप्टर 4 और 5। ठीक है, तो आ जाओ, खुशी मिल गई तो ना देख लो। टेस्ट है आपका 15 के आसपास। ओके ठीक है, हमें जल्दी मतलब 10 के बाद एक शेयर्स वाला भी टेस्ट है। देखो पहले आप समझ लो बात को कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, देख लो जरा, ये काम आएगा अभी। आपको याद होगा हम लोगों ने पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो इस तरीके की बैलेंस शीट पार्टनरशिप की, ये वाली बैलेंस शीट होती थी। इधर की साइड एसेट्स आते थे, इधर आपका लायबिलिटीज और कैपिटल आता था। जी सर, यही फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। और इस बैलेंस शीट में कोई सीक्वेंस नहीं था, आपको जैसे मर्जी चीजों को लिख सकते हो। मतलब एसेट्स में ऐसा कुछ नहीं था, पैटर्न लिख दो बस एसेट्स को, किसी भी एसेट्स को आप लिख सकते हो, कहीं भी लिखो, बस इसी साइड होना चाहिए। और लायबिलिटीज और कैपिटल को इस साइड लिखना था। लेकिन अगर मैं बात करूं बुक सेकंड और बुक थर्ड की, मतलब कंपनी अकाउंटिंग की, ये जो थर्ड बुक है वो कंपनी का ही एनालाइज है। तो कंपनी अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट होती है वो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना होके वर्टिकल फॉर्म में होती है। ये वर्टिकल फॉर्म की बैलेंस शीट है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा होगा। ये अभी हम पढ़ रहे हैं लायबिलिटी साइड के बारे में। इसके नीचे अभी हम आगे दिखाएंगे, उसके नीचे आपका एसेट्स आता है, मतलब वर्टिकल फॉर्म होगा। पहले आप लायबिलिटी साइड लिखोगे, उसके नीचे आप एसेट साइड लिखोगे। ठीक है, दूसरी चीज, इस बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक सीक्वेंस है। आपको चीजों को उसी सीक्वेंस में अरेंज करके लिखना होगा। आप ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी डाल दोगे। जो सीक्वेंस, जो पैटर्न, आपको चीजों को उसी पैटर्न में लिखना होगा। तो उसके लिए आपको पहले पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे आती है। ठीक है ना, तो उसी को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर आप यहां से ध्यान से देख रहे हो, लायबिलिटी साइड में आपकी जो हेडिंग्स है सब, ये देखो लिखा है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको 4 देखोगे, 1 2 3 और ये 4। इनको बोला जाता है मेन हेड्स। ये क्या है आपके मेन हेड्स। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा अगर कि बताओ लायबिलिटी साइड के मेन हेड्स, तो 4 मेन हेड्स होते हैं, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथा करंट लायबिलिटीज। इनको क्या बोलेंगे हम, मेन हेड्स। ऐसे हम एसेट्स वाले देखेंगे बाद में, उसमें 2 होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो पहले हम अभी लायबिलिटीज वाला हिस्सा कर लेते हैं क्लियर, फिर एसेट्स वाले पे आएंगे। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा बताओ मेन हेड्स लायबिलिटी साइड के, तो 4 मेन हेड्स है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। याद रखना पड़ेगा आपको, याद जैसे मर्जी आप करो, 10 दिन आपको देंगे आप याद करने का। अब इसके अंदर भी दिख रहे आपको ये सब हेड्स, हाँ, इसे बोला जाता है सब हेड्स। तो शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये 3 सब हेड होगा पहले के अंदर, दूसरे में कोई सब हेड नहीं होता। फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, तो देखो इसके अंदर 4 सब हेड्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 सब हेड्स हो गए। वैसे ही करंट लायबिलिटीज के अंदर भी देखो 4 सब हेड्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये आपके 4 सब हेड्स इसके अंदर है। तो पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, मेन हेड्स, सब हेड्स, इतना हो गया। अब आते हैं इससे डीप, ये तो याद रखना है, याद करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर की जो चीजें है वो आप 11 से पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको जानना होगा। तो एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका है शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर्स। और जो हम सेकंड बुक में जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना, वहां आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ही पढ़ना है। पर यहाँ हमें पूरी बैलेंस शीट जाननी है, इसमें से ये वाला हिस्सा वहां देख लेंगे इसमें। तो देखो शेयर कैपिटल में क्या पढ़ा आपने, शेयर के क्या क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब हमने शेयर वाला चैप्टर, ऑथराइज्ड होता है एक लिमिट, इशू जितना हमने इशू किया, सब्सक्राइब जितने लोगों ने खरीदा, याद है ना आपको। हमने सेकंड बुक में जब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो स्टार्टिंग में ही जाना था उसके बाद। यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इसमें क्या आ गया, आपके 2 ही शेयर आते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स।
और इनका क्या आ जाएगा, ऑथराइज आ जाएगा, इशू आ जाएगा और सब्सक्राइब आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो ये नाम भी दिख रहा होगा आपको, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंदर आपका आता है रिजर्व्स और सरप्लस। क्या होता है रिजर्व सरप्लस? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब कोई भी प्रॉफिट्स और रिजर्व अगर होगा तो वो आपके इस वाले हेड में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर। देखो ये टेम्पोररी होता है, बाद में खत्म हो जाएगा या फिर शेयर कैपिटल में चले जाएगा। होता क्या, सपोज मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, लेकिन मैं आज नहीं खरीदना चाहता, मैं 1 महीने बाद खरीदना चाहता हूँ और आज के ही प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक प्राइस पे, तो मैं कुछ पैसे देके उसे रिजर्व कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, वारंट्स खरीद लिया। शेयर वारंट्स खरीदने से क्या होता है कि हमें एक राइट मिल जाता है कि स्पेसिफिक डेट तक स्पेसिफिक प्राइस पे शेयर खरीदने का। ठीक है, तो जैसे मुझे मान लो कि मैंने 10 रुपए दिए और 2 महीने तक का मुझे राइट मिल गया कि मैं आज की वैल्यू पे वो शेयर खरीद सकता हूँ। तो 2 महीने तक मैं कभी भी जाके उसी प्री प्राइस फिक्स प्राइस पे मैं शेयर्स को खरीद सकता हूँ। लेकिन 2 महीने तक नहीं खरीदूंगा तो एक्सपायर हो जाएगा, खरीद लूंगा तो किसमें चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो बस हेड है, इसके अंदर क्या आता है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपका देखो अगला हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा सब हेड। देखो ये एक तरह से टेम्पोररी है, ये बाद में जाके शेयर कैपिटल में मिल जाना है। सपोज करो मेरी कंपनी है, मैं आज शेयर इशू कर रहा हूँ, आप लोगों से मैंने पैसा ले लिया। शेयर इशू करने से पहले आपको बैलेंस शीट मुझे बनानी पड़ गई, तो अभी मैंने शेयर तो इशू नहीं करे पर पैसा तो आ गया ना। इशू कर देता तब तो वो शेयर कैपिटल में चला जाता, अभी उस पैसे को कहाँ लिखूं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब पैसा आ गया है पर शेयर्स देना भी बाकी है। जब शेयर दे दूंगा तो कहां पहुंच जाएगा ये, शेयर कैपिटल के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस एक हेड है, आपको नाम याद रखना है। अब ये काम के हेड आगे नॉन करंट लायबिलिटीज। आप जानते हो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? वो सारे डेट जिसकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करते हो वो नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसकी पेमेंट आप 1 साल के अंदर करते हो वो करंट लायबिलिटीज। ये आपको मैंने 11th में पढ़ा रखा है। तो नॉन करंट की बात कर ले तो उसके अंदर क्या क्या है? पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग। मतलब कोई ऐसी बोरिंग जो 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, कोई लोन हो गया 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो सब किसके अंदर आएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। देखो यहाँ पे एक बड़ा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अभी नीचे एसेट्स में आओगे तो वहां पे आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। दोनों मैं एक साथ ही डिस्कस कर देता हूँ। अभी होता क्या है, देखो एक टैक्सेबल इनकम का एक स्लैब रेट होता है, कितनी इनकम होगी तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वही अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स। तो इफ अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गया, और लेस देन है तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अलग से नाम याद रखना कि ये एक चीज होती है। अगला है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और कोई ऐसा डेब्ट, कोई उधार जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए ले रखा हो, जैसे आपने किसी को उधार कुछ बेचा लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए, इसमें आएगा। लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए आपने कोई प्रोविजन बना रखा है 2-4 साल का, तो कोई भी ऐसा प्रोविजन जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए बनाओगे वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में भी 4 है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है कि वैसी लायबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी होगी। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग। कोई बोरिंग जो 1 साल से कम के लिए, जैसे मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या कोई ऐसा लोन जो आपने 1 साल से कम के लिए ले रखा है, तो कोई ऐसा उधार जो 1 साल से कम के लिए। क्रेडिट पेबल में आप जानते ही हो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है। अदर करंट लायबिलिटीज, और कोई अदर करंट, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस इनकम हो गया। एक बार आएगा आपका अनक्लेम डिविडेंड। जानते हो क्या होता है डिविडेंड? जानते हो क्या था डिविडेंड? बताओ। अबे डिविडेंड पर पूरा चक्कर पड़ेगा। डिविडेंड क्या, भूल गए थे जल्दी? डिविडेंड क्या था? शेयर्स पे तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा मिलते हैं। हाँ, मतलब जो कंपनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स, मतलब वो प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी शेयर्स होल्डर को देती है, डिविडेंड। ठीक है ना? तो सपोज करो मेरी कंपनी, आप लोग ने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, आप लोग शेयर होल्डर हो, और आज मेरी कंपनी डिविडेंड बांट रही है और ये अपना डिविडेंड लेने आई नहीं आई, मतलब क्लेम नहीं किया, दैट इज अनक्लेम। बाकी सबको दे दिया मैंने, तो क्या ये आएगी? नहीं आएगी। 2-4 दिन, 10 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी, कंपनी खा जाएगी, आएगी ना? मतलब क्या है कि वो 4, 5, 10, 20 दिन बाद तो आएगी, मतलब साल भर के अंदर अपना पैसा तो लेके जाएगी ना। तो कंपनी के लिए यही तो ऐसा नहीं होता ना, कभी तू अपना पैसा छोड़ेगा अगर नहीं आई तो फिर वो मेरे लिए फायदा हो गया, कंपनी खा गई। किसी की दायित्व हाँ, कंपनी खा जाएगी, सही बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो मतलब क्या, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब है कि वो डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर ने अभी क्लेम नहीं किया, तो वो 10 दिन बाद कर लेगा, 20 दिन बाद करेगा क्लेम, फिर हमें देना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो करंट लायबिलिटीज होता है, अदर करंट लायबिलिटीज में आता है।
और आखिरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मतलब कोई भी ऐसा प्रोविजंस जो 1 साल से कम के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया या कोई अदर प्रोविजंस लेस देन 12 मंथ्स। तो ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके मेन हेड्स याद रखने पड़ेंगे, फिर सब हेड्स याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बुक दिखाऊंगी, बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक के बारे में। ये तो वो आपका लायबिलिटी साइड। अब आते हैं हम एसेट साइड में। इसके बाद एसेट साइड आएगा, ये फिर आपका है, ये एसेट साइड है, ठीक है। तो देखो एसेट साइड में जो आपके दो मेन हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है कि वैसे एसेट्स जिसकी पेमेंट मतलब जो 1 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन मनी कन्वर्ट इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, और जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो क्या आपके करंट एसेट्स है, ठीक है बात। अब देखो नॉन करंट एसेट्स में देखो 5 सब हेड है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, अदर लॉन्ग टर्म, ये 5 सब हेड्स हो गए। ऐसे इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसका नाम है ना, फिक्स एसेट्स का नाम उन्होंने नई वाली बुक में बदल के प्रॉपर्टीज करके कर दिया, तो उसको नया वाला नाम लिखना, प्रॉपर्टीज एंड इंटेंजिबल एसेट्स करके नाम चेंज कर दिया। तो देखो इसमें क्या आपके पहले सब हेड के अंदर भी 4 सब हेड्स हैं। टेंजिबल एसेट जानते हो आप, जो दिखता है जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, नहीं दिखने वाला इंटेंजिबल, बाकी दोनों टेम्पररी है। अगर टेंजिबल एसेट्स अभी कंप्लीट, जैसे बिल्डिंग आधी अधूरी बनी है तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, बाद में किस में चला जाएगा ये कोई इंटेंजिबल एसेट, मान लो आपको सॉफ्टवेयर बनाना को आधा अधूरा बना है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बाद में कहां चले जाएगा, तो इसके अंदर ये 4 हो गए। इसका नाम नया वाला चेंज है, प्रॉपर्टीज फिक्स एसेट्स करके, वो देख लेना आप। उसके बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे अकाउंट इनकम टैक्सेबल से कम है। अब देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस। देखो ये लोन एडवांस क्या है कि जो लोन्स एडवांस आपने किसी को दिया है, जैसे मैंने मान लो उसको उधार दिया, तो मेरे लिए तो प्रॉपर्टी है ना मेरी, तो अगर 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है तो लॉन्ग टर्म में है, 1 साल से कम के लिए दिया तो शॉर्ट टर्म, करंट में आएगा। उसके बाद आपका अदर नॉन करंट एसेट, और कोई अगर ऐसा एसेट है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए है तो नॉन करंट एसेट। करंट में देखो करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम के लिए। इन्वेंटरीज आप जानते हो, स्टॉक। ट्रेड रिसीवल में 2 चीजें आती है, डेटर और बिल्स रिसीवल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका आता है कैश और बैंक, ये मैंने आपको बता दिया। और अदर जो बच गया, अदर जैसे मान लो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, तो ये आपके हेड्स है। देखो कुल मिला के इसमें देखो कितने सब हेड्स हो गए, एक फिक्स एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी वाला, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये इसके सब हेड्स हो गए। इसके सब हेड्स क्या है, तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस और अदर करंट एसेट्स, तो ये 6 इसके सब हेड्स हो गए। अब आपको करना, पहले तो आपको ये मेन हेड्स और सब हेड याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, बोलेगा कि बताओ करंट एसेट्स के सब हेड्स बताओ, करंट लायबिलिटीज के सब हेड्स बताओ। ये तो डायरेक्ट हो गया, मेन हेड्स पूछेगा डायरेक्ट हो गया। अब डीप जब जा रहा हो तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, हिसाब से बोला गया कि बताओ डेटर का मेन हेड और सब हेड, तो आपको बताओ डेटर कहाँ आता है, ट्रेड रिसीवल में आता है डेटर, इसमें आता है डेटर, ये तो पैसे है, डेटर आएगा ट्रेड रिसीवल में। तो मेन हेड क्या हो गया, करंट एसेट्स, और सब हेड क्या हो गया, ट्रेड रिसीवल। आपसे बोला गया कि मान लो बोला है कि बैंक लोन कहाँ आएगा, तो बैंक लोन आता है आपका ऊपर। अगर हम ऊपर चढ़े, ये रहा आपका, यहाँ पे एक हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका क्या आएगा, बैंक लोन आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो मेन हेड क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले आपको ये बेसिक याद रखना है, इसके नीचे का पढ़ना है। आज आप बुक निकालोगे तो देखो, तो मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे ऐसे दिया आपको। पहला शेयर होल्डर फंड, तो क्या क्या आता है इसमें, शेयर कैपिटल है, शेयर में क्या आपका ऑथराइज है, इशू है, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब में फिर होता है फुल्ली पेड अप, जहाँ पे पूरा पैसे दे दिया, नॉट फुल्ली पेड अप हो गया, जहाँ पूरे पैसे मांगे नहीं या फिर मिले नहीं। तो आपको एक करके डीप पढ़ना पड़ेगा। तो आरसीआई मैंने आपको बताया रखा है, जो मिला नहीं है, 4 फीचर आपको बताइए है। उसके बाद फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, तो जो जो रिजर्व है, तो जैसे रिजर्व कुछ नाम दिए होंगे इसमें, यहाँ मैंने एक नाम दे रखे, नाम थे सिक्योरिटी रिजर्व, लिमिटेड रिडम्पशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, कुछ एग्जांपल को नाम दे गए, ये सब रिजर्व है। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी रिजर्व्स होते हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। बुक में आपको ज्यादा डीप है, आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे तो अगला मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो ये क्या होता है कि आपको एक देखो लिखा है इसके अंदर, क्या था मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक डेट को स्पेसिफिक प्राइस पे शेयर खरीदने का राइट मिल गया आपको, ठीक है ना, राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर एट ए स्पेसिफिक डेट एंड स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। तो ये उसके बाद आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलाउट मैंने आपको बता ही दिया।
फिर उसके बाद आप पढ़ोगे अगला लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या कहता है, तो कुछ एग्जांपल दिए कि बॉन्ड होता है, डिवेंचर होता है, टर्म लोन होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है, अदर लोन से एडवांस होता है। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में बता दिया क्या कि आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा होगी। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में है क्या होता है, ये कुछ नाम देखेंगे, अगर ट्रेड पेबल 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या है, तो मतलब आपको बेसिकली ऐसे पढ़ोगे, एक साइड का खत्म होगा, फिर आप आओगे एसेट साइड में, फिर ऐसी एसेट्स का दे रखा है, फिर ये आप एसेट्स का पढ़ोगे। इतना पढ़ने से क्या होगा कि आपके बुक लाए हो ना, तो इतना पढ़ने से क्या होगा कि आपके ये क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट कि हाँ कि किस में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन देखो, कुल मिला के इसके ना 32 इलस्ट्रेशन है, जिसमें हमें ये एक एक करके एग्जांपल देने हैं कि आपको एग्जांपल दोगे ये करना है ये करना है। तो वो कब होगा, जब आप इसको पहले पढ़ोगे। तो सबसे पहला काम है आपको इसको पढ़ना, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।